हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं आपके सामने लेकर आ गई हूँ साइकोलॉजी का हमने पर्सनालिटी चैप्टर शुरू किया था और उसके हमने कुछ टॉपिक्स कंप्लीट किए थे। उसी में हमारा नेक्स्ट टॉपिक जिसकी शुरुआत हमारी हो रही है कॉमन पर्सनालिटी अल्टरेशन से। तो क्या होते हैं हमारी पर्सनालिटी अल्टरेशन? देखिए, पिछले लेक्चर में मैं आपको बता चुकी हूँ कि पर्सनालिटी को डेवलप करने की क्या क्या थियरीज होती हैं। उसके बेसिस पे जो होता है हम समझ सकते हैं कि जब पर्सनालिटी प्रॉपरली डेवलप नहीं होती है तो क्या उसमें अल्टरेशन आ सकते हैं। तो उसमें पहला हमारा है इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, फीलिंग ऑफ बीइंग लेस कैपेबल और लेस वर्दी, लेस वर्दी देन अदर्स, खुद को दूसरों से कम समझना, ऑफ्टन कॉज बाय क्रिटिसिज्म, फेलियर और कंपैरिजन। ये किसकी वजह से होता है? क्रिटिसिज्म, फेलियर और कंपैरिजन की वजह से। कोई भी जो इंडिविजुअल है अगर उसने कोई काम किया और उसके लिए उसे जो होता है प्रेज ना करके पनिशमेंट दे दी गई तो उसके लिए क्या होता है, उसके अंदर एक गिल्ट की भावना आ जाती है और उस गिल्ट की भावना की वजह से क्या होगा कि उसके अंदर जो इफिशियंसी डेवलप होनी चाहिए थी पर वो इफिशियंसी डेवलप नहीं होती है, बल्कि उसकी जगह उल्टा ही हो जाता है। उसके अंदर जो होता है इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है, खुद के पोटेंशियल को लेकर, खुद की कॉम्पिटेंसी को लेकर। लीड्स टू शाइनेस, विड्रॉल और ओवर कंपनसेशन। ठीक है, ये क्या है? ये जब डेवलप हो जाएगा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स तो ये कैसे दिखाई देगा? ये क्या होगा? उनमें शाइनेस बहुत ज़्यादा आने लगेगी, विड्रॉल, ओवर कंपनसेशन। ठीक है, वो क्या करेंगे, खुद को इतना ज़्यादा गिल्टी किसी भी काम को करने के लिए अगर फेल हो गए तो महसूस करेंगे कि ओवर कंपनसेशन करने लगेंगे। ठीक है, तो ये होता है हमारा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। एग्जाम्पल है, ए स्टूडेंट हु फेल्स रिपीटेडली मे फील यूजलेस एंड अवॉइड ग्रुप वर्क। खुद को क्या करेगा? यूजलेस फील करेगा और कोई भी ग्रुप टास्क अगर उससे दिया जाता है तो वो खुद को उसमें इन्वॉल्व ही नहीं करेगा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की वजह से। दूसरा है हमारा सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का क्या मतलब है? एग्जाग्रेटेड सेंस ऑफ सेल्फ इम्पॉर्टेंस और एरोगेंस, खुद को कुछ ज़्यादा ही एडवांस समझ लेना, ओवर स्मार्ट। ठीक है, खुद को ओवर स्मार्ट समझ लेना, ऐसा कि मुझे ही सब कुछ आता है, मैं ही सब कुछ जानता हूँ। ठीक है, यूज्ड एज डिफेंस टू हाइड इनर फीलिंग ऑफ इंफीरियरिटी। ये बेसिकली जो होता है इनमें वो कैपेबिलिटी एक्चुअल में होती नहीं है जितना ये खुद को दिखाते हैं। बेसिकली ये क्या करते हैं, अपनी इनर वीकनेस को हाइड करने के लिए खुद को बाहर से बहुत ही ज़्यादा ओवर शो करते हैं, ओवर स्मार्टनेस दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए पर्सन हु बोस्ट अबाउट अचीवमेंट टू कवर इनसिक्योरिटी। कोई भी पर्सन है जो अपने अचीवमेंट को लेकर बहुत ही ज़्यादा बातें करता है कि मैंने ये अचीव किया, मैंने ये अचीव किया, मैं इतना जानता हूँ, मैं इतना जानता हूँ। बेसिकली जो होता है इस पर्सनालिटी जो ये अल्टरेशन है उनमें क्या होता है, वो अपनी इनसिक्योरिटी को हाइड करने के लिए इस तरीके का एक अडॉप्टेशन जो होता है वो शो करते हैं। नेक्स्ट हमारा आ गया इंट्रोवर्जन, एक्सेसिव। जो हमारी देखो पर्सनालिटी जो होती है इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और एम्बिवर्ट जो हमारी डिवाइड की थी जूम्स ने, उसके बेसिस पे जो हमारा इंट्रोवर्जन है अगर वो एक्सेसिव है, अगर बहुत ज़्यादा है तो क्या होगा, उनमें देखने को मिलेगा एक्सट्रीम इनवर्ड फोकस, प्रीफर आइसोलेशन, खुद में ही रहेंगे, वो लोगों से इंटरेक्ट ही नहीं करेंगे बिल्कुल। अवॉइड सोशल कॉन्टैक्ट एंड फाइंड इट हार्ड टू एक्सप्रेस फीलिंग, वो सोशल कॉन्टैक्ट बिल्कुल अवॉइड करेंगे और अपनी फीलिंग्स को क्लियरली कभी भी ना तो एक्सप्लेन कर पाएंगे और ना ही कभी प्रेजेंट कर पाएंगे लोगों के सामने। फॉर एग्जाम्पल, ए पर्सन हु अवॉइड्स फ्रेंड्स, कोई एक पर्सन हु अवॉइड्स फ्रेंड्स एंड प्रीफर स्टेइंग अलोन। तो इस तरीके का कोई अगर एक पर्सन है तो उसमें क्या देखने को मिल रहा है, उसमें इंट्रोवर्जन देखने को मिल रहा है और वो भी एक्सेस में। अगर एक्सेस में नहीं है तो हाँ वो एक नॉर्मल पर्सनालिटी टाइप हो सकता है, पर अगर एक्सेस है तो ये पर्सनालिटी इन अल्टरेशन है। नेक्स्ट हमारा एक्सट्रोवर्जन। इंट्रोवर्जन की तरह हमारा ये भी है एक्सेसिव। अगर ये एक्सेसिव है तो इनमें क्या देखने को मिलेगा, ओवर डिपेंडेंस एंड सोशल अप्रूवल एंड स्टिमुलेशन। क्या होगा इनमें, ओवर डिपेंडेंस और सोशल इम्प्रूवमेंट। वो लोगों से, जो एक्सट्रोवर्ट्स होते हैं वो लोगों से कुछ ज़्यादा ही बातचीत करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, तो उनकी हर एक डिसीजन में जो होता है वो अब बाहर के लोगों को क्या करेंगे, कुछ ज़्यादा ही इन्वॉल्व करेंगे। तो इसकी वजह से क्या होगा, उनका जो एक सेंस ऑफ
डिपेंडेंस इंडिपेंडेंस है वो क्या होगा, वो प्रॉपर डेवलप नहीं होगा, वो जो होते हैं औरों के डिसीजन पे, औरों के सजेशंस पे ज़्यादा डिपेंड करेंगे, में लीड टू अटेंशन सीकिंग और इम्पल्सिव बिहेवियर। इनकी वजह से उनमें क्या हो सकती है, अटेंशन सीकिंग। अगर उन्हें सोसाइटी, अपने आसपास के लोगों से जिनसे वो कांटेक्ट रखते हैं, अगर उन्हें प्रॉपर अटेंशन नहीं मिलता है तो क्या होगा, ये उनमें क्या करेगा, अगर अटेंशन नहीं मिल रहा है तो वो अटेंशन सीक करने के लिए क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट बिहेवियर दिखाएंगे। ठीक है, तो उन्हीं को बोलते हैं अटेंशन सीकिंग बिहेवियर। अच्छा, अटेंशन नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे, उनमें एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के रूप में भी क्या करेंगे, लेकर जाएंगे। डिसऑर्डर उनकी पर्सनालिटी में अल्टरेशन लाने की संभावना जो होती है वो और भी बढ़ जाएगी और एडवांस हो जाएगी। इसी में हमारा एग्जाम्पल, ए पर्सन हु कॉन्स्टेंटली वॉन्ट्स टू बी द सेंटर ऑफ अटेंशन। कोई भी पर्सन है जो कि हमेशा जो होता है वो खुद को सेंटर ऑफ अटेंशन समझना चाहता है, और ये जो होता है ये जो होगा एक्सट्रोवर्ड्स में देखने को मिलेगी, अगर जो होता है ये एक्सेस में प्रेजेंट हो तो। नेक्स्ट हमारे अल्टरेशन आ गए इमोशनल इनस्टेबिलिटी। इमोशनल इनस्टेबिलिटी में क्या है, क्या कह रहा है, सडन मूड स्विंग एंड पुअर कंट्रोल ओवर इमोशन, इजीली एंगर्ड, एनेक्सियस एंड डिप्रेस्ड। इमोशनल चेंजेस में क्या देखने को मिलेगा, अगर पर्सनालिटी अच्छे से डेवलप नहीं हो रही है तो उनके पास उनका जो एक इमोशनल इंटेलिजेंस का एक कैरेक्टर है जो डेवलप होता है लोगों में, वो क्या होगा, वो प्रॉपर नहीं होगा। ठीक है, वो ना तो किसी भी इमोशन, ना तो अपने इमोशन को ठीक से अंडरस्टैंड कर पाएंगे, ना ही दूसरों के इमोशंस को ठीक से अंडरस्टैंड करके उसे जज कर पाएंगे। तो क्या होगा, उनके इमोशनल जो होंगे, इमोशनल एबिलिटी जो होगी वो अल्टर होगी, इमोशनल एबिलिटी अल्टर होगी, जो कि उनके पर्सनालिटी को क्या करेगी, अल्टर करेगी। एग्जाम्पल, गेटिंग एंग्री और क्राइंग फॉर स्मॉल रीजन। छोटे छोटे चीज़ों पर, छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट पर भी वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाएंगे और क्राई करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट हमारा अल्टरेशन है लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। जैसा कि हमने पहले ही बताया, थीरीज में मैंने बताया कि डिफरेंट स्टेजेस पे जो होते हैं पर्सन के, डिफरेंट जो होते हैं टास्क होते हैं, उन्हें वो अचीव करते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। लेकिन अगर वहाँ पर फेलियर होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने बताया था कि क्या है, फॉर एग्जाम्पल हमारे जो टॉयलेट ट्रेनिंग हमारे टॉयलेट्स में होती है, तो अगर ये प्रॉपर होती है तो उनमें सेंस ऑफ ऑटोनॉमी डेवलप होती है, कॉन्फिडेंस डेवलप होता है बच्चों में। आगे चल के जो होता है ये सेंस ऑफ जो ऑटोनॉमी है वो आगे चल के उनके अडल्टहुड में उनके कॉन्फिडेंस को डेवलप करता है। अगर वो इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी वाले केस में अगर वो अच्छा परफॉर्म करते हैं, उनका जो इंडस्ट्री वाला क्वालिटी है वो अच्छा डेवलप होता है, तो अडल्टहुड में जाके क्या होगा, उनके पास किसी भी काम को करने के लेकर बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा और करने से पहले वो बिल्कुल भी हेजिटेशन उनके अंदर बिल्कुल नहीं होगा। तो लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, अगर वहाँ पर अल्टरेशन होता है तो ये पर्सनालिटी यहाँ पर अल्टर हो जाएगी, ये इसमें देखा जाता है। तो इसमें परसिस्टेंट सेल्फ डाउट, खुद पे बहुत डाउट आता है, फियर ऑफ फेलियर एंड डिपेंडेंस ऑन द अदर्स, ऑफ्टन ड्यू टू ओवर प्रोटेक्शन और रिपीटेड क्रिटिसिज्म। ये किसकी वजह से डेवलप हो सकता है, किसकी, ओवर प्रोटेक्शन की वजह से। खुद को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं, खुद को किसी भी रिस्क में डालना ही नहीं चाहते हैं, उसकी वजह से भी कॉन्फिडेंस जो होता है वो लो हो सकता है। और क्या, बार बार आलोचनाओं का अगर सामना कर रहे हैं तो उसकी वजह से भी जो होता है कॉन्फिडेंस लो हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, हेजिटेशन टू टेक डिसीजन और ट्राई न्यू टास्क। नेक्स्ट हमारा आ गया अग्रेसिव पर्सनालिटी। अग्रेसिव पर्सनालिटी, टेंडेंसी टू यूज एंगर, हॉस्टिलिटी और डोमिनेंस टू डील विथ फ्रस्ट्रेशन, ऑफ्टन ड्यू टू अनमेट नीड्स और इनसिक्योरिटी। ये किसकी वजह से होगा, एंगर, हॉस्टिलिटी, डोमिनेंस टू डील विथ फ्रस्ट्रेशन। ये जो आप कैरेक्टरिस्टिक देख रहे हैं ये बेसिकली किसकी वजह से डेवलप होगा, ऑफ्टन ड्यू टू अनमेट नीड्स ऑफ इनसिक्योरिटी। ठीक है, और इनसिक्योरिटी, अगर नीड्स फुलफिल नहीं हो रही हैं तो उनमें क्या होगा, एंगर, अग्रेशन, ये डेवलप होगा। फॉर एग्जाम्पल, ए पर्सन हु रिएक्ट्स वायलेंटली टू माइनर
डिसएग्रीमेंट्स, ठीक है। कोई भी पर्सन है, अगर उसकी कोई एक बेसिक जो होता है एक डिज़ायर है, अगर वो टाइम पे फुलफिल नहीं हो पा रही है या फिर कोई उसने आइडिया है, उसके कोई थॉट्स हैं, उससे कोई क्या डिसएग्री कर रहा है, उसको कोई फॉलो नहीं कर रहा है, तो क्या कर रहा है, एक जो होता है बिहेवियर उस केस में वो शो करेगा एग्रेसिव बिहेवियर और एंगर, ठीक है। तो इस तरीके की पर्सनालिटी जो होती है वो बेसिकली डेवलप हो जाती है लोगों में, अगर प्रॉपर डेवलपमेंट उनका स्टेजेस वाइज नहीं हो रहा है। नेक्स्ट हमारा डिपेंडेंट पर्सनालिटी। डिपेंडेंट पर्सनालिटी कैसे डेवलप होगा? ओवर रिलायंस ऑन अदर्स फॉर डिसीजंस एंड इमोशनल सपोर्ट, डिफिकल्टी एक्टिंग इंडिपेंडेंटली, ठीक है। डिपेंडेंस पर्सनालिटी को हम कैसे समझते हैं? देखिए, अब इंडिपेंडेंस सीखना हमारे जो स्टेजेस हैं, जैसे कि साइको सोशल थ्योरी में डिफरेंट स्टेजेस में बताया गया था, कैसे वो ऑटोनॉमी का सेंस सीखता है, कैसे वो इंडिपेंडेंस सीखता है, कैसे उसके अंदर कॉम्पिटेंसी आती है, स्किल आती है, ठीक है। तो वो स्टेजेस में डिवाइड हुआ था, पर अगर जो होता है वहाँ पर वो फेलियर कर रहा है तो क्या होगा, उसकी पर्सनालिटी डिपेंडेंस हो जाएगी, डिपेंडेंस हो जाएगी। वो क्या करेगा, छोटे छोटे एक्शंस के लिए भी दूसरों पर निर्भर करेगा, वो अपने खुद के डिसीजन भी जो होता है खुद से नहीं ले पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एन अडल्ट हु ऑलवेज सीक अदर्स अप्रूवल बिफोर डूइंग एनी टाइम। कोई भी अडल्ट है, अगर वो अडल्ट फेज में आकर भी अपने छोटे छोटे डिसीजन के लिए भी किसी और से सलाह ले रहा है, तो फिर क्या है, वो उसके डिपेंडेंट पर्सनालिटी को क्या कर रहा है, शो कर रहा है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट अगर हमारा आगे ऑब्सेसिव कंपल्सिव ट्रेट्स। ऑब्सेसिव कंपल्सिव ट्रेट, ऑब्सेसिव का मतलब क्या होता है, ऑब्सेशन। ऑब्सेशन का मतलब होता है परसिस्टेंट सेम रिपीटेड थॉट आना माइंड में, ठीक है। कंपल्सन, परसिस्टेंट सेम एक्टिविटी को बार बार करना, ठीक है। सॉरी। परफेक्शनिज्म, रिजिड थिंकिंग एंड रिपीटेटिव बिहेवियर। इस तरीके का बिहेवियर जो होता है इसमें ऑब्सेसिव कंपल्सिव में देखने को मिलेगा। फील्स एनेक्सियस इफ थिंग्स आर नॉट जस्ट राइट। अगर प्रॉपर उनके अकॉर्डिंग थिंग्स नहीं जा रही हैं तो क्या होगा, उनमें एंजाइटी डेवलप होना शुरू हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, रीचेकिंग लॉक्ड डोर्स और अरेंजिंग आइटम्स रिपीटेडली, ठीक है। ये जो होते हैं हमारे, आपने देखा होगा कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स के जो लोग होते हैं उनमें जो होता है ये मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है, और सबसे ज़्यादा जो होता है वो कंटामिनेटेड टाइप का देखने को मिलता है, जिसमें वो बार बार जो होते हैं वो हैंड हाइजीन करते हैं। हमारा नेक्स्ट पर्सनालिटी अल्टरनेशन है एंटी सोशल बिहेवियर। एंटी सोशल बिहेवियर में क्या होता है, disregard for social rules, lying, stealing and hurting others, lack of guilt और empathy। एंटी सोशल का मतलब ये है कि वो क्या करेंगे, इस पर्सनालिटी के लोग वो सोसाइटी के रूल्स और रेगुलेशंस को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करेंगे, और इस तरीके की पर्सनालिटी के लोग जो होते हैं वो क्रिमिनल एक्टिविटी में कुछ ज़्यादा ही एक्टिव होते हैं, कुछ ज़्यादा ही अपना उसमें रोल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए पर्सन हु ब्रेक्स रूल और मैनिपुलेट अदर विदाउट रिमोर्स, ठीक है। कोई भी पर्सन जो होता है सोसाइटी के रूल्स जो होते हैं बार बार ब्रेक करता है, तो वो जो होता है एंटी सोशल पर्सनालिटी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमारा है फैक्टर्स। ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि पर्सनालिटी अल्टरेशन के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल हैं। तो उन फैक्टर में हम समझते हैं, पहला आ गया हेरिडिटी। हेरिडिटी, जैसा कि हम जानते हैं कि कुछ हद तक जो होता है जेनेटिक हमारे बिहेवियर को क्या करता है, अफेक्ट करता है। तो जो भी हमारे जीन्स हमारे पेरेंट्स से हमारे अंतर्गत आते हैं वो क्या करते हैं, हमारे बिहेवियर को डेवलप करते हैं, और बिहेवियर से क्या होता है, पर्सनालिटी डेवलप होती है। पर अगर यहाँ पर जो होती है प्रॉब्लम होती है तो क्या होगा, पूरी की पूरी बिहेवियर जो होती है वो चेंज होगी, पूरी की पूरी पर्सनालिटी चेंज होगी, ठीक। तो इसमें क्या कहा जा रहा है, ट्रेट सच एज टेम्परामेंट, इंटेलिजेंस एंड इमोशनल रिएक्टिविटी आर इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ए चाइल्ड में इनहेरिट ए काम टेम्परामेंट फ्रॉम द मदर, ठीक। एंडोक्राइन ग्लैंड्स, आगे हमारा नेक्स्ट फैक्टर एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स हार्मोनल इम्बैलेंस, थायराइड, एड्रिनल, पिट्यूटरी कैन अल्टर मूड एंड बिहेवियर। जैसा कि हम जानते हैं हमारे बॉडी में जो होता है सिर्फ हमारे बॉडी के ऑर्गन से रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बल्कि हमारी बॉडी की फिजियोलॉजी काफ़ी हद तक जो होता है हमारी साइकोलॉजी से रिलेटेड होती है। तो हार्मोन्स जो होते हैं वो क्या करते हैं,
ए थायराइड, एड्रीनल और पिट्यूटरी, ये जो हार्मोन्स है ये आपस में जो होते हैं मिलकर किस तरीके से मूड को अफेक्ट करते हैं और बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग पर्सनालिटी में अल्टरेशन होता है। तो हमारा इसमें जो होता है इंडोक्राइन में हमारा एग्जाम्पल है ओवर एक्टिंग थायराइड। ओवर एक्टिंग थायराइड कैसे है, हमारा जो थायराइड हार्मोन होता है वो बेसिकली जो हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो हमारे बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म ये हार्मोन्स करा रहे हैं उसकी अगर थायराइड हार्मोन का एक्सेस हो रहा है तो क्या वो लाएगा सामने, एंजाइटी एंड रेस्टलेसनेस, ठीक है, तो अंडर एक्टिव स्लगिशनेस। तो इस तरीके से जो होता है हार्मोन्स जो होते हैं हमारी बॉडी की फिजियोलॉजी को अल्टर करते हैं और उसकी वजह से जो हम एक फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स दिखाते हैं उसकी वजह से हमारी पर्सनालिटी अल्टर होती है। फॉर एग्जांपल हम इसको ऐसे समझ लेते हैं कि मान लीजिए कि आपको स्टेज पे जाना है और आपको कुछ परफॉर्म करना है, तो जैसे ही किसी किसी को होता है स्टेज फियर, जैसे ही वो स्टेज पे जाएंगे वैसे ही उनकी बॉडी में क्या होगा, होते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटी बहुत तेज होना है, स्ट्रेस, क्योंकि हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं, वो क्या है स्ट्रेस पड़ेगा बॉडी पे, तेजी से उनको पैल्पिटेशन आना शुरू हो जाएंगे, स्वेटनिंग आना शुरू हो जाएगी, एंजाइटी आनी शुरू हो जाएगी उस फियर की वजह से। तो ठीक है, इस तरीके से जो होता है वो मेटाबॉलिज्म हमारी बॉडी के हार्मोन्स जो होते हैं वो अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा आ गया फिजिक, बॉडी शेप, बॉडी स्ट्रक्चर एंड हेल्थ इन्फ्लुएंस कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ इमेज। अच्छा, कॉन्फिडेंस को लेकर बॉडी इमेज, जैसा बहुत लोगों ने सुना है कि किसी भी पर्सनालिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है उसका बॉडी लैंग्वेज। उसका बॉडी लैंग्वेज कैसे वो बात करता है, तो उसका बॉडी लैंग्वेज कैसे वो दिखता है, कैसे लोग उसे परसीव करते हैं एक्सटर्नली, ये जो होता है ये इसके फिजिक्स पर काफ़ी हद तक डिपेंड होता है। अब अगर फॉर एग्जांपल अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो अगर आप ऐसे क्लोज हैंड करके खड़े हो गए तो ऐसा लगेगा कि नहीं, आप तो बड़े रिस्ट्रिक्ट पर्सन हैं, बहुत ही रिजिड हैं, आप उसकी बातों को लेकर इंटरेस्टेड ही नहीं है। तो ये पर्सनालिटी जो होती है वो एक तरीके से आपका एक अलग तरीका का जो होता है इन्फ्लुएंस दूसरे पर डालेगी। ठीक है, तो फिजिक इसलिए भी इंपॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, ए फिजिकली फिट पर्सन में बी मोर आउटगोइंग और कॉन्फिडेंट। कोई भी फिजिकली पर्सन है जो क्या बोलते हैं फिट है तो वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट होगा। इफेक्ट, बायोलॉजिकल चेंजेस में कॉज मूड स्विंग्स, इरिटेबिलिटी और इमोशनल स्टेबिलिटी। इसमें कहा जा रहा है बायोलॉजिकल चेंजेस अगर जो होता है बॉडी में ठीक आपसे हार्मोन्स ठीक से काम नहीं कर रहे हैं या फिर आपका बॉडी के जो ऑर्गन्स है, आपके फिजिकल सिस्टम है जो कि एक साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, अगर वो प्रॉपर वो फंक्शन नहीं कर पा रही है तो फिर क्या करेगा, ये पर्सनालिटी अल्टरेशन में अपना एक जो होता है योगदान देगा। नेक्स्ट हमारा आ गया साइकोलॉजिकल फैक्टर। साइकोलॉजिकल फैक्टर तो ये तो है ही क्योंकि ये रिलेटेड है हमारी साइकोलॉजी से। अब साइकोलॉजी की बात अगर आ गई तो फिर पूरी पर्सनालिटी साइकोलॉजी के अंतर्गत आ गई। तो अगर These involve mental and emotional process that shape personality. Mental and emotional process, अगर इस mental and emotional process में अल्टरेशन होता है तो क्या होगा, अल्टरेशन होगा पर्सनालिटी में। ठीक है, इंड्यूसेस मोटिवेशन, लर्निंग एंड एक्सपीरियंस। इसमें हम दो फैक्टर से समझते हैं। मोटिवेशन अनफुलफिल्ड डिजायर और फ्रस्ट्रेशन कैन लीड टू अग्रेशन और विड्रॉल। अगर आपके डिजायर्स, आपके नीड्स जो होते हैं वो कंप्लीट नहीं हो रहे हैं आपके कंडीशन के अकॉर्डिंग तो क्या होगा, फ्रस्ट्रेशन डेवलप होगा। ठीक है, अग्रेशन डेवलप होगा, विड्रॉल डेवलप होगा। तो ये क्या है, एक पॉजिटिव पर्सनालिटी तो नहीं है, एक इस तरीके की पर्सनालिटी है जो कि किसी भी ह्यूमन के लिए नॉर्मल नहीं कही जा सकती। ठीक है, लर्निंग एंड एक्सपीरियंस कैसे, रिपीटेड पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सपीरियंसेस अल्टर बिहेवियर पैटर्न। तो लर्निंग एंड एक्सपीरियंस हमने पहले ही बताया था, लर्निंग जो होते हैं जैसे जैसे लर्न किए जाते हैं बिहेवियर उसके अकॉर्डिंग पर्सनालिटी भी डेवलप होती है। ठीक है, थ्रू आउट द लाइफ। तो एक्सपीरियंसेस और पर्सनालिटी जो होते हैं अगर अल्टर होंगे तो पर्सनालिटी क्या होगी, अल्टर होगी। नेक्स्ट आ गया हमारा परसेप्शन एंड थिंकिंग। परसेप्शन एंड थिंकिंग, किसी भी चीज को कैसे कोई एक इंडिविजुअल परसीव कर रहा है, परसीव करेगा तो उसके अकॉर्डिंग प्रोसेसिंग होगी। प्रोसेसिंग क्या होती है, हमारे थिंकिंग। कोई भी स्टिमुलस आया उसकी प्रोसेसिंग जो हो रही है वो हमारा थिंकिंग आ गया। ठीक है,
इस समय अगर अल्टरेशन होता है तो क्या करेगा, वो एक अलग तरीके का जो होता है रिस्पॉन्स दिखाएगा, ठीक है, अलग तरीके का उसका एक बिहेवियर शो होगा। वो कैसे पर्सनालिटी में अल्टरेशन कर रहा है, हाउ ए पर्सन व्यूज देमसेल्फ एंड अदर्स इन्फ्लुएंसेस पर्सनालिटी, ठीक है, इमोशनल एडजस्टमेंट, unresolved emotional conflict like fear or guilt may cause maladaptive traits। इसमें यही कहा जा रहा है कि इमोशनल एडजस्टमेंट, अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, ठीक है, अगर उसको रिजॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो या तो ये हो सकता है कि वो और ज़्यादा बढ़ जाए, या तो ये हो सकता है कि लोगों में वो फियर और गिल्ट डेवलप करने लगे। For example, a child who experiences repeated failure may develop low self-esteem और shy personality। अगर वो बार बार उसे क्या किया जा रहा है, लो फील करवाया जा रहा है, अगर उसको प्रेज नहीं किया जा रहा है उसके काम के लिए, तो उसमें लो सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होगा वो डेवलप होगा इस तरीके से। क्योंकि क्या है कि अगर उसे प्रेज नहीं किया जा रहा है तो वो क्या परसीव कर रहा है, वो ये परसीव कर रहा है कि जो भी वो काम कर रहा है वो सही नहीं है, वो क्या है उसके हिसाब से गलत है, तो उसमें गिल्ट की भावना आ रही है। तो जो उसने परसीव किया एनवायरनमेंट से, वो उसने थिंक किया और उसने क्या किया, उसने शो किया क्या उसके रिस्पॉन्स में, लो सेल्फ स्टीम, उसके रिस्पॉन्स में लो सेल्फ स्टीम शो किया। तो इस तरीके से परसेप्शन और थिंकिंग जो होती है वो पर्सनालिटी को क्या करती है, अल्टर करती है। नेक्स्ट हमारा है सोशल एंड कल्चरल फैक्टर। सोशल एंड कल्चरल फैक्टर कैसे जो होता है इफेक्ट करते हैं, हमने सोशल लर्निंग थियोरी में मैंने आपको बताया था कि कैसे जो होता है लोग सोसाइटी से ऑब्जर्व करके उनके एक्शन को इमिटेट करके जो होता है किसी भी बिहेवियर को लर्न करते हैं और अपनी पर्सनालिटी जो होते हैं एक डेवलप करते हैं। तो अगर वहाँ पर अल्टरेशन हो रहा है तो पर्सनालिटी जो होती है वो अल्टीमेटली जो होती है वो अल्टर होगी। इसमें आता है फैमिली इन्वायरमेंट, पेरेंटिंग स्टाइल, लव, डिसिप्लिन एंड कम्युनिकेशन अफेक्ट पर्सनालिटी। जैसा कि मैंने ही बताया कि सोशल लर्निंग जो होती है वो ऑब्जर्वेशनल थियोरी पर बेस्ड होती है, इमिटेशन पर बेस्ड होती है, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग पर्सनालिटी डेवलप होती है। एंड फॉर एग्जाम्पल, ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंट्स क्या करेंगे, डिपेंडेंट चाइल्ड, एंड सपोर्टिव पेरेंट्स कॉन्फिडेंट चाइल्ड। जो ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंट्स है अपने बच्चे को लेकर कुछ ज़्यादा ही, तो क्या करेंगे, वो अपने बच्चे को उतनी अपॉर्चुनिटी देंगे ही नहीं, वो उसे इसके लायक बनाएंगे नहीं कि वो थोड़ा रिस्क ले। अगर वो रिस्क लेने की एबिलिटी उसमें डेवलप ही नहीं होगी तो कॉन्फिडेंस तो उसमें डेवलप होने से रहा है। अब वही पेरेंट्स जो सपोर्टिव हैं, अपने बच्चे को पूरी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं, उसे रिस्क लेने के लिए जो होता है वो प्रेज करते हैं और साथ साथ जो होते हैं उसे गाइड करते हैं, तो उनमें क्या होता है, एक कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी जो होती है वो डेवलप होती है। नेक्स्ट है हमारा पर्सनालिटी अल्टरेशन। अच्छा, इसी में आता है हमारे पीयर ग्रुप्स आ गए। ये क्या करते हैं, ये कैसे करते हैं, फ्रेंड्स इन्फ्लुएंसेस हैबिट्स, वैल्यूज एंड एटीट्यूड। फॉर एग्जाम्पल, पीयर्स प्रेशर्स में कॉज चेंज इन ड्रेसिंग स्टाइल एंड बिहेवियर। अब जो लोग स्कूल्स में होते हैं, आपने देखा होगा कि जो बच्चे स्कूल्स में होते हैं अपने फ्रेंड्स के बीच में जाते हैं तो क्या करते हैं, खुद को जो होते हैं वो उनसे कंपेयर करते हैं, क्या चीज़ें उनके पास है, उनको ऑब्जर्व करके वो आके अपने घर पे अपने पेरेंट्स से बोलते हैं नहीं उसके पास अच्छी साइकिल है, मुझे भी साइकिल चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से पीयर प्रेशर ये जो होता है इस एज ग्रुप में, ये पीयर प्रेशर जो होता है इसमें आता है, तो ये जो होता है उनकी एक पर्सनालिटी को डेवलप करने में जो होता है हेल्प करता है। और अगर यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आती है तो पर्सनालिटी जो होती है वो अल्टर होती है। हमारा स्कूल एंड टीचर्स, इसमें आते हैं हमारे स्कूल्स। इनकरेजमेंट, फेयरनेस एंड डिसिप्लिन बिल्ड्स ए पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट। अगर स्कूल्स में जो होता है उन्हें इंकरेजमेंट मिल रहा है, फेयरनेस मिल रहा है, डिसिप्लिन अगर उनका बिल्डअप हो रहा है तो उनका सेल्फ कॉन्सेप्ट जो होगा वो अच्छा डेवलप होगा और पर्सनालिटी अच्छी डेवलप होगी। कल्चर एंड ट्रेडिशन, कल्चर नॉर्म्स डिसाइड एक्सेप्टेबल बिहेवियर। एग्जाम्पल कलेक्टिविस्ट वर्सेस इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी, ठीक है। तो कल्चर जो होता है, कल्चर जो होते हैं उनके ट्रेडिशंस, उनके मोरल वैल्यूज़, उनके प्रिंसिपल जो होते हैं वो किसी भी पर्सन में जो होता है एक मोरल बिलीफ जो होता है वो डेवलप करने में हेल्प करता है। और ये मोरल बिलीफ जो होता है वो पर्सनालिटी को एक पॉजिटिव वे में डेवलप करने में हेल्प करता है। इफेक्ट,
सोशल रिजेक्शन, निग्लेक्ट, डिस्क्रिमिनेशन में कॉज पर्सनालिटी मल एडजस्टमेंट। अगर सोशल रिलेशंस में कोई प्रॉब्लम होता है तो उनमें क्या होगा, मल एडजस्टमेंट, वो सोसाइटी में जो होते हैं खुद को अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे, उनमें क्या होता है, लो कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम, मिसट्रस्ट की प्रॉब्लम होगी, और क्या होगी, शाइनेस होगी, और सोशल रिलेशनशिप बिल्ड करने में उन्हें बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। ठीक है, एजुकेशनल फैक्टर्स में आते हैं हमारे। एजुकेशन शेप्स थिंकिंग, डिसिप्लिन एंड कॉन्फिडेंस। एजुकेशन क्या करता है, शेप करता है थिंकिंग, डिसिप्लिन एंड कॉन्फिडेंस को। इंक्लूड्स गुड एजुकेशन इनकरेज लॉजिकल थिंकिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सेल्फ कंट्रोल। अगर किसी भी बच्चे का एजुकेशन बहुत अच्छा है तो उसकी कॉग्निटिव एबिलिटी तो डेवलप होती ही होती है, उसके साथ साथ उसका सोशल स्किल, उसका साइकोलॉजिकल जो डेवलपमेंट होता है वो भी होता है। लैक ऑफ एजुकेशन में लीड टू लो कॉन्फिडेंस और डिपेंडेंस। अगर उसका एजुकेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, उसके एज के अकॉर्डिंग, उसकी नीड के अकॉर्डिंग, उसकी पर्सनालिटी ट्रेट के अकॉर्डिंग नहीं हो पा रहा है, तो क्या होगा, उसकी पर्सनालिटी में क्या होगा, अल्टरेशन होगा, और उसमें जो होता है कॉन्फिडेंस होगा वो लो होगा, और क्या होगा, डिपेंडेंस का जो एक भावना होती है वो नहीं डेवलप होगी। फॉर एग्जाम्पल, ए सपोर्टिव टीचर हेल्प्स ए शाई स्टूडेंट बिकम मोर एक्सप्रेसिव एंड कॉन्फिडेंट। ठीक है, एक सपोर्टिव टीचर जो होता है, अगर कोई बच्चा उसने ऑब्जर्व किया क्लास में वो शाई है, इंट्रोवर्ट है, अगर उसे सपोर्ट करता है, उसको प्रेज करता है, उसको मोटिवेट करता है, तो हो सकता है कि वो इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी वाला बच्चा जो होता है वो अपने आप को बेटर तरीके से जो होता है वो एक्सप्लोर कर पाए और रिप्रेजेंट कर पाए। तो इस तरीके से जो होता है एजुकेशनल फैक्टर जो होता है वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट में और उसके अल्टरेशन में जो होता है रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट हमारा इसी में है लाइफ एक्सपीरियंसेस। लाइफ एक्सपीरियंसेस में हम देखते हैं इवेंट्स इन लाइफ, क्या क्या सिचुएशंस होते हैं, क्या क्या इवेंट्स होते हैं, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव लीव ए लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन द पर्सनालिटी। चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव को इम्पैक्ट हो, वो पर्सनालिटी पे जो होता है अपना इम्पैक्ट छोटा। अगर पॉजिटिव है तो उसका एक पॉजिटिव पर्सनालिटी डेवलप करेगा, और अगर नेगेटिव है तो उसका एक नेगेटिव बिहेवियर डेवलप करेगा पर्सनालिटी में। ठीक है, इंक्लूड्स ट्रॉमा और लॉस। इसमें आता है हमारा ट्रॉमा और लॉस कैन कॉज इमोशनल इनस्टेबिलिटी और विड्रॉल। अगर कोई पर्सन अपने किसी लव्ड वन को लूज कर दे रहा है तो उसकी वजह से क्या होगा, उसमें इमोशनल इनस्टेबिलिटी आएगी। ठीक है, हो सकता है कि वो शॉक में जाए और क्या बोलते हैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जाए, और उसकी वजह से जो होता है उसके अंदर सोशल विड्रॉल जो होता है वो डेवलप हो जाए। सक्सेस एंड रिकॉग्निशन, ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है। बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ वर्थ, अगर सक्सेस उसे मिल रहा है तो उसमें कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। फेलियर और रिजेक्शन, अगर उसे रिजेक्शन मिल रहा है, फेलियर मिल रहा है तो उसमें फ्रस्ट्रेशन और सेल्फ डाउट डेवलप होगा। मैरिज, जॉब, इलनेस, मैरिज, जॉब, इलनेस, ईच लाइफ स्टेज ब्रिंग्स एडजस्टमेंट इन पर्सनालिटी। अगर इन सब में जो होता है अचीवमेंट नहीं हो रहा है तो क्या करेगा, पर्सनालिटी प्रॉब्लम कॉज कर सकता है। एग्जाम्पल, ए पर्सनालिटी हु लूजेज ए लव्ड वन, सॉरी, ए पर्सन हु लूज ए लव्ड वन may become more mature and compassionate और sometime withdrawn। हो सकता है, ठीक है, अगर कोई पर्सन है उसने किसी अपने लव्ड वन को खो दिया है तो अगर वो उस फेज से अडॉप्ट कर पा रहा है ठीक से तो क्या हो सकता है वो कि इमोशनली वो और ज़्यादा मैच्योर हो जाए, पर अगर नहीं कर पा रहा है तो हो सकता है कि वो सोशल विड्रॉल की तरफ बढ़ जाए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है मेजरमेंट ऑफ पर्सनालिटी। तो हम पर्सनालिटी को कैसे मेजर करेंगे, हमने थियरीज पढ़ ली, हमने फैक्टर्स पढ़ ली, कौन कौन से फैक्टर होते हैं, कैसे वो अल्टरेशन उनमें होता है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। अब पर्सनालिटी को हम कैसे मेजर करते हैं, तो पर्सनालिटी को असेस करने के लिए जो होता है डिफरेंट जो हमारे लोग थे, साइंटिस्ट थे, थियरिस्ट थे, उन्होंने अपने प्रिंसिपल के बेसिस पे कुछ जो होता है टूल्स सजेस्ट किए थे, और उनमें जो होता है उन्हीं में से हमारा है सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंटरीज, प्रोजेक्टिव टेस्ट, बिहेवियरल असेसमेंट, इंटरव्यूज, पीयर रिपोर्ट्स एंड बायोलॉजिकल मेजर्स, और साथ में हमारा साइको फिजियोलॉजिकल मेजर्स। तो हम इसको एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहला हमारा आ गया सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंटरीज। दीज आर क्वेश्चनेयर्स दैट इंडिविजुअल कंप्लीट देमसेल्फ, जो कि कोई भी पर्सन, कोई भी इंडिविजुअल खुद ही पूरा करता है। एग्जाम्पल इंक्लूड द
मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंटरीज एग्जांपल्स में आता है। दूसरा है द बिग 5 इन्वेंटरीज BFI एंड द मेरिज बिगर्स टाइप इंडिकेटर MBTI। ये 3 जो होते हैं एग्जांपल्स हैं हमारे किसके, सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंटरीज में। ठीक है, बेसिकली इसमें क्या होता है, इस टेस्ट में इसमें जो होते हैं कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, वो किसी भी पर्सन को जो होता है वो दिए जाते हैं, वो जो होता है उससे उसके सेल्फ असेसमेंट होती है। उन क्वेश्चंस को इस तरीके से डिजाइन किया गया होता है कि वो अपने बिहेवियर को खुद ही जो होता है जो जज कर पाता है, वो उसको समझ कर क्या करता है, उन क्वेश्चंस पे टिक करते हैं। ठीक है, और उनके टोटल स्कोर को लास्ट में इवेल्युएट किया जाता है। उसके बेसिस पे जो होती है पर्सनैलिटी वो असेस होती है। उसी के एग्जाम्पल्स में हमारा ये आता है मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी इन्वेंटरी और बिग 5 पर्सनैलिटी इन्वेंटरी। ये क्या है, ये 5 जो होता है स्पेसिफिक कैरेक्टर को क्या करता है, मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। स्पेसिफिक कैरेक्टर को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, स्पेसिफिक कैरेक्टर को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। और मेयर्स बिगर टाइप इंडिकेटर, ये भी जो होता है बेसिकली ये जुंग्स जो क्लासिफिकेशन है हमारे एक्सट्रोवर्ट्स एंड इंट्रोवर्ट्स, उनके जो मेजरमेंट के लिए होता है। इन जो होते हैं क्वेश्चंस सेट किए गए होते हैं और ये क्वेश्चंस जो होता है उनके सेल्फ असेसमेंट में हेल्प करते हैं और ये पर्सन जो होता है खुद आंसर देता है अपने बिहेवियर को असेस करके इसमें। ठीक है, these inventories ask individual to respond to a series of statements or questions about their behavior and preferences and feelings। ठीक है, इसमें मैंने ऑलरेडी आपको पहले बता दिया। नेक्स्ट हमारा आ गया टेक्निक प्रोजेक्टिव टेस्ट। इसमें आ गया हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्टिव टेस्ट। प्रोजेक्टिव टेस्ट का क्या मतलब है, प्रोजेक्टिव टेस्ट आर बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट पीपल विल project their unconscious thought and feelings onto ambiguous रिवीलिंग एस्पेक्ट ऑफ देयर पर्सनैलिटी। ठीक है, ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है प्रोजेक्टिव टेक्निक में, बेसिकली जो होता है इनमें किसी भी इंडिविजुअल को कुछ जो होता है सेट ऑफ इमेजेस दिखाए जाते हैं और उन इमेजेस में कुछ इस तरीके से वो इमेजेस होते हैं कि जो होते हैं इंडिविजुअल जो होता है जब उसको देखते हैं तो उस इमेजेस के अकॉर्डिंग अपनी जो बिहेवियर है, अपनी जो थिंकिंग है, अपनी जो एक स्पेसिफिक पर्सनैलिटी उसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं बाहर और उसके अकॉर्डिंग जो होता है असेस करके बताया जाता है कि उसकी पर्सनालिटी कैसी है। ठीक है, और इसी में जो होता है अनलाइक सेल्फ रिपोर्ट क्वेश्चनेयर, इसमें क्वेश्चंस नहीं होते हैं, इसमें जो होते हैं क्वेश्चंस नहीं होते। इन पे क्या होता है, दीज टेस्ट डू नॉट डायरेक्टली आस्क अबाउट पर्सनालिटी, ये डायरेक्टली नहीं पूछते हैं बट रिले ऑन इंटरप्रिटेशन। ठीक है, पर ये बेस्ड होते हैं इंटरप्रिटेशन पे। इसमें एग्जांपल में हमारे आ गए दो, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट हो गया TAT और दूसरा हो गया हमारा रोसर्च इंक ब्लॉक टेस्ट। ये क्या होते हैं, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट जो होता है इसमें कुछ ब्लैक एंड वाइट जो होते हैं इमेजेस होते हैं, कार्ड्स होते हैं, इनको जो होता है किसी भी जिनकी पर्सनालिटी असेस करनी है उस इंडिविजुअल को दे दिया जाता है और वो उस कार्ड को ऑब्जर्व करके देख करके, ठीक है, खुद के एक्सपीरियंस, खुद का थिंकिंग, खुद का क्या परसेप्शन है उसको क्या करता है वो बताता है। थियरी जो भी हमारा साइकियाट्रिस्ट है जो कि असेस कर रहा है उसको बताता है उसके बेसिस पे। ठीक है, तो उसके बेसिस पे जो होता है वो हमारा एक्सपर्ट जो होता है उसकी पर्सनालिटी को असेस करता है। तो ये हमारा थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट होता है। और दूसरा हमारा होता है रोसर्च इन ब्लॉक टेस्ट। रोसर्च इन ब्लॉक टेस्ट होते हैं, ये जो होता है इसमें 10 रोसर्च कार्ड जो होते हैं कार्ड पाए जाते हैं जिसमें जो होते हैं अलग अलग तरीके के जो होते हैं डिसऑर्गेनाइज्ड इमेज होते हैं जिनका कोई क्लियर स्ट्रक्चर या फिगर नहीं होता है, पर जो होता है वो पर्सनालिटी को असेस करने में हेल्प करते हैं। तो ये इमेज जो होते हैं मैं आपको यहाँ पर शो दिखा रही हूँ, ये कुछ इस तरीके के इमेज हो जाए तो आप देख रहे हैं। ठीक है, ये कोई देखिए इसका कोई भी क्लियर स्ट्रक्चर नहीं है, कोई भी क्लियर स्ट्रक्चर नहीं है, कुछ भी नहीं इंडिकेट कर रहा है ये। ठीक है, लेकिन अगर किसी की पर्सनालिटी को आपको असेस करना है तो आप देखें किसी को इसमें क्या दिखेगा, किसी को इसमें दिखेगा, देखिए यहाँ पर लग रहा है कि जैसे कोई एनिमल है, कोई एनिमल है। ठीक है, मैं इस तरीके से परसीव कर रही हूँ। कोई दूसरा इंसान अगर देखेगा तो उसको किसी और तरीके से उसको लगेगा ये बटरफ्लाई है। ठीक है,
तो कैसे वो इस इमेजेस को परसीव कर रहा है, वो क्या बता रहा है, उसकी अलग पर्सनालिटी को बता रहा है। तो अलग अलग पर्सनालिटी के लोग क्या होंगे, अलग अलग तरीके से इसको परसीव करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा होता है रोसर्च इंक ब्लॉक टेस्ट। नेक्स्ट हमारा आ गया बिहेवियरल ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन क्या कहता है, बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन इन्वॉल्व्स ए psychologist or trained observer watching how a person behave in various situation। इसमें क्या हो रहा है, एक एक्सपर्ट होना बहुत ज़रूरी है, और वो क्या कर रहा है, वो वॉच कर रहा है कि कैसे कोई पर्सन जो होता है वो बिहेव कर रहा है। This is considered a more objective method since it relies on actual behavior rather than self-report, but it can still be subjective depending on the observer perspective। ठीक है, इसमें जो होता है दो तरीके के मेथड्स आते हैं। दो तरीके के मेथड्स में हमारा आ गया कंट्रोल ऑब्जर्वेशन और नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन। कंट्रोल ऑब्जर्वेशन में क्या हो रहा है, इसमें जो ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर है ये क्या है, एक कंट्रोल सेटिंग तैयार करता है। ठीक है, लोगों के पर्सनालिटी को असेस करने के लिए एक सेटिंग तैयार करता है, सेटिंग जो कि उसके हिसाब से बनाया जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या करेगा, ये ग्रुप ऑफ जो भी ग्रुप ऑफ पीपल्स को या किसी भी इंडिविजुअल की पर्सनालिटी को जिसको असेस करना है, वो क्या करेगा, उन सेटिंग में क्या करेगा, उन पर्सन को क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा। क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा। ठीक है, ऑब्जर्व करेगा एक स्पेसिफिक सेटिंग में। ये क्या होती है, स्पेसिफिक होती है। ठीक है, स्पेसिफिक होती है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली जो होता है वो उसकी पर्सनालिटी को ऑब्जर्व करके अपना एक असेसमेंट मेजर करके एक दे देगा। ठीक है, और नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन में क्या होता है, इसमें जो होता है, जो एक्सपर्ट है वो उसके नेचुरल सेटिंग में, उसके लिए कोई भी स्पेसिफिक सेटिंग नहीं बनाई जा रही है, उसके नेचुरल सेटिंग में उसके बिहेवियर को जो होता है असेस करेगा। जो सामने वाला इंडिविजुअल है उसे ये आइडिया भी नहीं होता है कि कोई उसे ऑब्जर्व कर रहा है, वो अपना नेचुरल बिहेवियर शो करता रहता है। तो इसमें जो होता है, इसका एक फ़ायदा होता है कि इसमें जो उसके यूनिक एक्सपीरियंसेस, उसके जो यूनिक बिहेवियर है वो जो होते हैं वो शो करता है। और अगर प्रॉपर ऑब्जर्वेशन है तो क्या होगा, उसकी पर्सनालिटी जो होगी, उसके जो डिफरेंट ट्रेट हो सकते हैं उनको असेस करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है ये नेचुरल वाला। ठीक है, तो ये हमारा होता है बिहेवियर ऑब्जर्वेशनल जो होता है टूल या फिर टेक्निक ऑफ पर्सनालिटी मेजरमेंट। अच्छा, ये सेम ही है, नेक्स्ट हमारा सेम ही है। नेक्स्ट हमारा है मेथड इंटरव्यू। इंटरव्यू क्या कहते हैं, इंटरव्यूज आर फ्लेक्सिबल और पर्सनलाइज्ड वे ऑफ असेसिंग पर्सनालिटी। फ्लेक्सिबल होते हैं और पर्सनलाइज्ड होते हैं, किसी भी इंडिविजुअल पे किया जाता है एक सिंगल, डिपेंडिंग ऑन हाउ दे आर स्ट्रक्चर्ड। इंटरव्यू कैन वेरी ग्रेट टू इन देयर अप्रोच। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि जो होता है ये इंडिविजुअल पर बेस्ड होता है और ये क्या होता है, वेरी करता है अकॉर्डिंग टू द approaches, according to the structure, according to the situation, according to the individual। ठीक है, इसमें जो होता है बेसिकली इंटरव्यू किया जाता है, जो होते हैं जिन इंडिविजुअल को असेस किया जाता है उनके लिए जो होता है क्वेश्चंस तैयार किए जाते हैं और वो उसके अकॉर्डिंग जो होता है वो आंसर देता है। नेक्स्ट है हमारा इंटरव्यू टेक्निक के बाद हमारा आ गया पीयर रिपोर्ट्स। पीयर रिपोर्ट्स में क्या है, Peer reports में in peer reporting people close to an individual such as friend, family members और co-worker provide insight about the person personality। इसमें बेसिकली जिन भी लोगों के साथ कोई भी इंडिविजुअल रह रहा है, उसके आसपास के लोग, उसके फैमिली, उसके फ्रेंड्स, उनसे जो होता है उस पर्सनालिटी, उस पर्सन की पर्सनालिटी के बारे में पूछा जाता है और जितना उन्होंने ऑब्जर्व किया होता है वो अपने ऑब्जर्वेशन को जो है वो उनके सामने बताते हैं, वो उन्हें रिप्रेजेंट करते हैं। These external rating are often used to get a broader view of individual's behavior or traits। ये बेसिकली यूज होते हैं एक broader view of individual behavior और traits के लिए, उसको broad वे में समझने के लिए जो होता है ये टेक्निक्स यूज की जाती हैं। नेक्स्ट हमारा है
रोल ऑफ नर्सेस। तो रोल ऑफ नर्सेस क्या होते हैं? पर्सनालिटी, बेसिकली पर्सनालिटी से रिलेटेड एस्पेक्ट में रोल ऑफ नर्सेस क्या है? तो नर्सेस का तो यहाँ पर एक रोल आता है, अगर उनके पास पर्सनालिटी की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, वो समझते हैं कि कैसे पर्सनालिटी इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल यूनिक है, डिफरेंट है, तो क्या है, ये उनको केयर प्रोवाइड करने में हेल्प करता है, ये उनको कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है, ये उनकी स्किल डेवलपमेंट में हेल्प करता है। तो नर्सेस के लिए तो साइकोलॉजी तो वैसे ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम देखते हैं इसमें क्या क्या आते हैं। नर्सेस प्ले ए क्रिटिकल रोल इन आइडेंटिफाइंग चेंजेस इन पर्सनालिटी एंड हेल्पिंग इंडिविजुअल इम्प्रूव देयर मेंटल एंड इमोशनल वेलबींग। तो नर्सेस जो होती हैं वो आइडेंटिफिकेशन में, डिफरेंट पर्सनालिटी के आइडेंटिफिकेशन में जो होती हैं, साइकोलॉजी नर्सेस के लिए, पर्सनालिटी नर्सेस के लिए इंपॉर्टेंट होती है। They act as caregivers, educators and advocates. Caregivers, educators and advocates. अगर उनके पास पर्सनालिटी की अच्छी नॉलेज है तो वो अच्छी केयर गिवर होंगी, अच्छी एजुकेटर होंगी, अच्छी एडवोकेटर होंगी। वर्किंग क्लोजली विथ पेशेंट टू असेस, डायग्नोज एंड सपोर्ट रिकवरी। Their role includes both identification of altered personality traits and intervention to promote positive changes. पहली चीज तो ये क्या करेंगी, अपनी नॉलेज के बेसिस पे जो भी पर्सनालिटी की नॉलेज है, अब जैसे कि मैंने आपको पर्सनालिटी पढ़ा दी, अब आपके पास पर्सनालिटी की इतनी बेसिक नॉलेज है कि अगर आप क्लिनिकल में जाएंगे तो जब आप पेशेंट से इंटरेक्ट करेंगे तो आप उनसे बातचीत करते ही समझ जाएंगे कि इस बंदे की क्या पर्सनालिटी है। तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो क्या करेंगे, आप उनको आइडेंटिफाई कर पाएंगे और उनके प्रॉब्लम को, पर्सनालिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर पाएंगे और उसके बाद उसके अकॉर्डिंग जो होते हैं, क्या आपको केयर देनी है, क्या इंटरवेंशंस हैं, उनको प्लान कर पाएंगे और इम्प्लीमेंट कर पाएंगे और एक इफेक्टिव केयर जो होता है वो प्रोवाइड कर पाएंगे। अब इसमें हमारा आ गया सबसे पहला रोल, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द इंडिविजुअल पर्सनालिटी। क्योंकि आपके पास पर्सनालिटी की नॉलेज होगी तो आप उसको इफेक्टिवली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी ट्रेट, रिकॉग्नाइज अल्टरेशन इन पर्सनालिटी एंड अर्ली डिटेक्शन एंड रेफरल, ये इसमें आता है। नेक्स्ट है नर्सिंग इंटरवेंशंस टू इम्प्रूव अल्टर्ड पर्सनालिटी। क्या नर्सिंग इंटरवेंशंस होंगे, क्या कौन कौन से ऐसे स्टेप्स होंगे जो कि नर्सेस लेंगी जो होता है पर्सनालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, अगर वो ऐसे किसी भी पर्सन से जो होता है इंटरेक्ट कर रही हैं अपने वर्किंग एरिया में। तो उसमें हमारा आ गया स्टेब्लिशिंग ए थेराप्यूटिक रिलेशनशिप। ठीक है, थेराप्यूटिक रिलेशनशिप क्या होता है, ये बेसिकली जो होता है रिलेशनशिप डेवलप किया जाता है पेशेंट को ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने के लिए और इफेक्टिव केयर प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है, इन द हॉस्पिटल्स। तो उसको स्टेब्लिश करने में जो होता है, ये हमारा जो पर्सनालिटी का नॉलेज है, ये नर्सेस के लिए क्या होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा और हेल्पफुल होगा। साइकोलॉजिकल सपोर्ट एंड थेरेपी, जो भी नर्सेस जो कि साइकेट्रिक डिपार्टमेंट में काम करती हैं वो क्या डिप्रेशन के पेशेंट से डील करती हैं, मूड डिसऑर्डर के पेशेंट से डील करती हैं और भी कई सारे पर्सनालिटी डिसऑर्डर के पेशेंट से डील करती हैं। तो उनके अकॉर्डिंग, उनके नीड के अकॉर्डिंग असेस करके उनको क्या साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं और क्या थेरेपीज में हमारे कई सारे थेरेपीज आते हैं, साइकोथेरेपीज, बिहेवियरल थेरेपीज, ये सारी थेरेपीज होती हैं, उन्हें प्रोवाइड करती हैं उनके वेलबींग के लिए और उनको केयर प्रोवाइड करने के लिए। बिहेवियर मॉडिफिकेशन एंड सोशल स्किल ट्रेनिंग, बिहेवियर मॉडिफिकेशन के लिए और सोशल स्किल ट्रेनिंग के लिए भी जो होता है ये बहुत ज़रूरी है पर्सनालिटी की नॉलेज नर्सेस के लिए। साइकोफार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, अब अगर उनकी पर्सनालिटी की ट्रेट्स अगर प्रॉपर समझ में आती है तो उसके अकॉर्डिंग जो होता है उनकी साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करके, उनकी पर्सनालिटी को अंडरस्टैंड, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट अगर नेसेसरी है तो उनको प्रोवाइड कर सकती हैं। ये है हमारा फैमिली एंड केयर गिवर एजुकेशन। ठीक है,
अगर देखिए फैमिली नर्सेज जो होती हैं एक ब्रॉड लेवल पे काम करती हैं, एक ब्रॉड लेवल पे लोगों से इंटरेक्ट करती हैं, उनके जो होते हैं केयर पेशेंट्स के जो होते हैं अटेंडेंट से कैसे इंटरेक्ट करना है, कैसे पेशेंट के अटेंडेंट्स और पेशेंट और जो हमारे टीम होती है, वर्किंग टीम होती है, उनके साथ कोलैबोरेट करके काम कैसे करना है। तो इन सारी चीज़ों में मैनेज करने के लिए साइकोलॉजी की स्टडी बहुत ज़रूरी है और पर्सनैलिटी की स्टडी बहुत ज़रूरी है। लॉन्ग टर्म रिहेबिलिटेशन एंड कम्युनिटी सपोर्ट, लॉन्ग टर्म रिहेबिलिटेशन एंड कम्युनिटी सपोर्ट के लिए भी जो होता है वो पर्सनालिटी की नॉलेज नर्सेज के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, हेल्पफुल होती है। तो जो होती है इस तरीके से जो होता है पर्सनालिटी जो होता है नर्सेज के लिए और नर्सिंग फील्ड में इम्पॉर्टेंट होती है। तो हमारा पर्सनालिटी जो चैप्टर है वो आज यहाँ पर कंप्लीट होता है। आई होप आपको मेरी सारी समझाई हुई टॉपिक से समझ में आई होंगी। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं। तो अगली बार अगले लेक्चर में हम आपको नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच।